स्वागत है आप सभी का देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफार्म पे। निश्चित रूप से इस प्लेटफार्म पे जुड़ के आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आपके तैयारी में पंख का काम यह प्लेटफार्म कर रहा है। मैं आपका अपना पुष्कर तिवारी सर आज क्लास 12 के सेट नंबर 4 के साथ उपस्थित हूं। सेट नंबर 4 और यह सेट नंबर 4 बेटा निश्चित रूप से आपको आनंदित करेगा और आप ज्ञान के अपने उस पिटारा में जब एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अर्जित किया है। आपके ज्ञान का पिटारा आपको आज गौरवान्वित महसूस करेगा। आइए बात करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो निश्चित रूप से आप मेहनती छात्र हो और आप इस प्लेटफार्म पर जुड़कर मेहनत कर रहे हो और मैं इस प्लेटफार्म से आपको जोड़ने के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो जब हम दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं भैया, तो ना आप फेल होंगे और ना हम फेल होंगे, दोनों लोग मिलकर इतिहास लिखेंगे। आइए चलते हैं सेट नंबर 4 की तरफ। और जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न पत्र का पहला और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप का होता है। बहुविकल्पीय एक प्रश्न 4 आंसर और उनमें से हमें सटीक आंसर का चयन करना होता है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के तरफ। यह वह प्लेटफार्म नहीं है जहां आपको उलझाया रखा जाए, यह वह प्लेटफार्म है जहां आपको सुलझा दिया जाए। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला ही प्रश्न है सेट नंबर 4 का बेटा कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन हैं। वाह, बहुत अच्छी बात, पुनर्नवा के लेखक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो पुनर्नवा है बेटा, यह जो पुनर्नवा उपन्यास है, ध्यान देना, यह पुनर्नवा उपन्यास जो है वह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है। ध्यान देना बेटा, यह किस प्रकार का उपन्यास है बेटा? तो ऐतिहासिक उपन्यास है। और इस ऐतिहासिक उपन्यास को लिखने वाले और कोई नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात की जाए और इस रचना के लिखने की समय की बात की जाए तो निश्चित रूप से वह युग शुक्ल युग होगा। कौन सा युग होगा? शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में यह पुनर्नवा उपन्यास लिखा गया, जिसको लिखने का काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास है। निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझे होंगे और यदि समझ गए हैं तो आइए चलते हैं हम आपके साथ प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 बेटा हम लोगों के सामने है, महके आंगन चहके द्वार। बहुत ही बेहतर प्रश्न और बहुत ही सरल आंसर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की यह रचना है, जिसका नाम है महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन और चहके द्वार के कौन है बेटा लेखक? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आया फिर आसान, संस्कृति के 4 अध्याय और आपके सामने दिख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। निश्चित रूप से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं बेटा। राष्ट्र कवि की खिताब जो है अभी तक 2 ही लोगों को मिली, 2 कवियों को। एक रामधारी सिंह दिनकर जी और दूसरे बेटा मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरे मैथिली शरण गुप्त, पहला और दूसरा, ये दोनों लोग क्या हैं? गुप्त है, गुप्ता मैंने लिख दिया। ये दोनों लोग क्या हैं बाबू? ये दोनों लोग, तो इन दोनों लोगों को बेटा राष्ट्रीय कवि
कहा जाता है। निश्चित रूप से ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर को आप सही करेंगे और बढ़ चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। और 5 का प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र हंस। कौन है? तो हंस। ऊपर ये लिखा है हंस, इसलिए मैं नीचे पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया हूं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस को क्या किया था बेटा? तो संपादित किया था। और वो भी एक बार नहीं बेटा, 2 बार संपादित किया। और बाद में इनके पुत्र अमृत जी ने इसको क्या किया था बेटा? संपादित किया था। तो हंस पत्रिका निश्चित रूप से, और यह बनारस से संपादित होता था। कहाँ से संपादित होता था? बनारस से। और यह हंस पत्रिका है। हंस पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार किया, फिर वो बाहर चले गए, फिर आए तो किए, और बाद में इनके पुत्र ने इसका संपादन किया। और हम पहुंच गए हैं पहले प्रश्न के 5वें के तरफ, और पूछ रहा है अगेय का यात्रा वृत्तांत है। तो अगेय जी की यात्रा वृत्तांत 2 है बेटा। क्या है? 2 यात्रा वृत्तांत है अगेय जी का। पहला है अरे अयावर, यायावर रहेगा याद, अरे अयावर रहेगा याद। और दूसरा बेटा एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। क्या उछली बेटा? तो सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ये 2 जो है वह अगेय जी के क्या है बेटा? तो यात्रा वृत्तांत हैं। क्या है? क्या है बाबू? यात्रा वृत्तांत। इसको लिखिएगा, यात्रा वृत्तांत। तो 2 यात्रा वृत्तांत बहुत ही प्यारे और बहुत ही शोभनीय। अरे अयावर रहेगा याद, और साथ में एक बूंद सहसा उछली। आइए चलते हैं हम आपके साथ ऑप्शन के तरफ। ऑप्शन में स्मृति लेख है, एक बूंद सहसा के आंगन के पार द्वार और अपने अपने अजनबी। अब यदि बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक बूंद सहसा उछली, उनकी रचना का नाम यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे और आपके साथ भी चलेंगे भैया। इसीलिए तो, और हम पहुंच जाएंगे प्रश्न नंबर 2 के क पर। आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बड़ी बढ़िया तरीके से आपको तेजी से आगे लेकर चल रहा हूं। और यह चितंबरा कृति आ गई, और यह चितंबरा कृति को बेटा पहले तो ये जानिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना के लिए राइटर को क्या किया गया बेटा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यदि हम बताएं कि कब किया गया, तो निश्चित रूप से 1968 ईस्वी, ध्यान देना बेटा, 1968 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया बेटा? सम्मानित किया। और इसके जो लेखक थे बेटा, इसके जो लेखक वो आप जान ही रहे हो, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत जी इसके चितंबरा को लिखे, और इस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी को दिया गया। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको 3 प्रश्न दिला रहा है। चितंबरा को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला? 1968। कौन लिखा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना को बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चितंबरा को। एक ही प्रश्न 5 तरीके से पूछा गया, 5 आंसरों का जवाब आपने दिया, यानी आप बहुत बेहतर हो। और इसी आपके बेहतरी के चलते निश्चित रूप से मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको पढ़ाता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको पढ़ाते हुए। कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? भैया
है कमाइनिया जो है इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। ये क्या हो रहा है भैया? जयशंकर प्रसाद जी की यह क्या है बाबू? रचना है। इसमें तो कोनो ना शंका है ना सुबह है। जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? तो छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद के क्या थे बेटा? प्रवर्तक थे। प्रवर्तक ये बाबू जब छायावाद के प्रवर्तक हैं इसके राइटर किसके? कामायनी महाकाव्य के, तो यह महाकाव्य किस काल में लिखा गया होगा? सिंपल सी बात है, छायावाद में लिखा गया है। और इस कामायनी में क्या लिखा गया है हो? तो इसमें बेटा इसमें श्रद्धा, मनु, मानव, ईड़ा आदि की कथानक को बहुत ही लाजवाब सुंदर तरीके से जयशंकर प्रसाद ने लिखकर हमारे तक पहुंचाया। और अब आ गया सप्तक से सवाल, और निश्चित रूप से तीसरा सप्तक पूछ रहा है हमसे। तो ये जब सप्तक की बात की जाएगी बेटा, तो जब सप्तक आए तो आप जानिए कि तार सप्तक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तार सप्तक की। तार सप्तक की बात हो रही है। तो तार सप्तक 3 प्रकाशित हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक और प्रकाशित हुआ। इन तीनों को प्रकाशन का काम जो है वह ज्ञानपीठ ने किया। ज्ञानपीठ के द्वारा यह प्रकाशित हुई और इसको अघेय जी ने अकेले कराया। अघेय जी ने, आप जान रहे हो इन सबके संपादक महोदय स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अघेय जी रहे। अघेय जी ने तार सप्तक का क्या किया? संपादन किया। और इन सब तार सप्तकों में बेटा 7 कवियों की रचनाओं को 7 कवियों की रचनाओं को क्या किया गया? रखा गया। कितने कवियों की रचनाओं को बेटा? 7 कवियों की रचनाओं को। ये बीच में ये कहां से आ गए? 7 कवियों की रचनाओं को रखा गया, जिन्हें आप जान रहे हैं राहों का अन्वेषी कहा गया। किसके द्वारा? अघेय जी ने इनको क्या कहा? राहों के अन्वेषी। देखना बेटा, एक प्रश्न के साथ आप कई प्रश्न तैयार कर रहे हैं। राहों का अन्वेषी इनको कौन कहा? इन कवियों को तो अघेय जी। तार सप्तक में कितनों कवियों की रचनाओं को संपादित किया? 7 कवियों की। तार सप्तक कितने हैं? 3 हैं। कब कब भैया? तो भैया 1943, भैया 1951, 53, और 1959। तीसरा 1959। हमसे तीसरा ही पूछ रहा है तो हम ध्यान दिए इधर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्ष 1959। और निश्चित रूप से इस प्रश्न के माध्यम से आप 4-5 प्रश्न तैयार कर पाए होंगे। और हम पहुंच चुके हैं दूसरे के घ पर। रामधारी सिंह दिनकर की बात आ गई है बेटा। को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत अच्छी बात। अभी बात हो रही थी बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी बात हो रही थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। सही बात है कि नहीं? हो रही कि नहीं? हो रही थी कि नहीं? बोलिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही थी, और वह हो रही थी चिदंबरा के लिए, जिसको सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था। और निश्चित रूप से उर्वशी को लिखने का काम किसने किया? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। और इनको भी बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, और वह प्राप्त हुआ 1972 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ बेटा? 1972 ईस्वी, 72 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पुरस्कार? किसके लिए बेटा? तो इनकी उर्वशी रचना के लिए। किस रचना के लिए? तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला। रामधारी सिंह दिनकर को पहला राष्ट्र कवि कहा गया है। राष्ट्र कवि की इनको उपाधि मिली। और निश्चित रूप से वीर रस हो या और कोई रस हो, इनकी जो अपनी रचनाओं का लिखने का तरीका है वो अपने आप में बेटा अद्वितीय है। उसका वर्णन निश्चित रूप से करना असंभव है। अब हम चलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट नंबर के प्रश्न के तरफ, जो हमको यहाँ पे रोकने का प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से यदि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात की जाए तो आपने उनकी ढेर सारी रचनाएं पढ़ी हैं।
अभी तो आपका खंडकाव्य जो है रश्मि रथी वह स्वयं भैया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ही लिखा गया है। और हम पहुंच चुके हैं दूसरे प्रश्न के अंग पर, यानी अंतिम प्रश्न पर। और बेटा क्या प्रश्न पूछा है? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ए भैया राम की शक्ति पूजा है वो, राम ने कौन शक्ति की पूजा की? तो निश्चित रूप से राम के द्वारा किए गए, राम के द्वारा किए गए युद्ध के समय की बात है बेटा, राम के द्वारा किए गए शक्ति पूजा का इसमें क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो यह राम की शक्ति पूजा, और निश्चित रूप से इसको लिखने वाले भी छायावाद के एक स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका भी एक नाम है। आप समझ सकते हैं, छायावाद के स्तंभों की बात की जाए तो पहला महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा भैया आ गए कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो यदि आप सबके तरफ चलें तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत भी है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये चारों जो हैं किस काल के हैं बेटा? तो छायावाद के हैं। कहाँ के हैं? छायावाद के हैं। आप कहेंगे सर आपने लिख दिया ये छायावाद के स्तंभ, यहाँ तो तीनों पड़े भरे पड़े हैं। तो हम कहेंगे भैया जब निराला जी का नाम आ गया तो बाकी लोग, जब कोई निराला ही आ गया, निराला का कौन टक्कर लेगा यार? निराला का अर्थ आप समझते हो? जो निराला हो, अपने आप में मदमस्त हो, मौला हो, तो जो मस्त मौला है उसको कौन टक्कर देने वाला है? जैसे आप लोग निश्चित रूप से आप होनहार बच्चे हो, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि आप जरूर इस प्लेटफॉर्म का और हमारा दोनों लोगों का नाम रोशन करेंगे। आइए चलते हैं हम आपके साथ प्रश्न नंबर 3 पर, और प्रश्न नंबर 3 उपर्युक्त गद्यांशों को पढ़ते हुए हमें आंसर देना है। 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं और 10 नंबर मिलने वाला बाबू, 10। कई लोग कहेंगे सर बोल रहे थे 10 निश्चित रूप से 10 बोलने का, जोड़ लगाने का मेरा मतलब यही था कि सबसे आसान प्रश्न, और हमें दे रहा है बेटा 10 नंबर। हमें क्या करना है? तो अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को अपने पास रखना है, हाथ में एक पेन लेना है, गद्य को पढ़ना है, रेखांकित करना है, लास्ट में आना है, प्रश्नों के उत्तर धड़ाधड़ टाइप करना है, और कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो 10 नंबर उससे लेना है भैया। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, भाषा से शुरू हुआ, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दूरा है। किसके अभाव में? तो शब्द के अभाव में। इसको ऐसे मैंने कर दिया, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दूरा है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैन देनी यानी रोज की क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कहां से आई हैं? अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अन्याशा ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं। शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं हो। यदि ग्रहण करना ही पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक सद्भावना प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न ही आवश्यकता प्रतीत होती है। और प्रश्न है, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। यदि आपके चैप्टर में कोई भाषा से रिलेटेड चैप्टर है, मुझे पता है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, नीचे आंसर लिखा हुआ है, आपको मैं जनाना चाह रहा हूं कि आप किस प्रकार से गद्य से आंसर निकालेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश एक लाइन है, अभी मैं बताता हूं। भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। यहां आंसर है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए हुए चीजों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं।
4 ही प्रश्न यहाँ है, एक प्रश्न नीचे है और आंसर भी आपको मिलेगा। आइए आपको पहले आंसर दिया जाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जी सुंदर रेड्डी जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से ली गई है। चूंकि भाषा की बात हो रही थी और भाषा और आधुनिकता एक क्या हमारा चैप्टर है, तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पकड़ पाओगे गद्यांश को। दूसरा है कि भाषण सदा इकाई है, अब इसको थोड़ा सा विस्तृत करके क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। हमें पाना है कितना, 2 नंबर। तो एक लाइन में काम चलता नहीं, और यदि लिख देते कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है इतना ही तो चलेगा नहीं, इसलिए उसका व्याख्या किया गया कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनिक सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, फिर वही आ गया बेटा। चौथा, हम दैनिक जीवन में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है, अभी हम लोगों ने वहां सॉल्व किया है। और अंतिम प्रश्न था दैनिक का क्या अर्थ है, तो प्रतिदिन होने वाला, रोजमर्रा का, अविकृत का, तो बिना किसी परिवर्तन का, ज्यों का त्यों। शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट 3 में भी हम लोगों ने इस गद्यांश को किया था। फिर भी आइए चलते हैं इसके अथवा पे चलते हैं। और अथवा देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। दुनिया क्या भूल गई जी, दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। ठीक बा भाई, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता हो। सही बात है, सब लोग ही स्वार्थी हैं। हर एक व्यक्ति बेटा स्वार्थ में घुला पड़ा है। स्वार्थ ही है जो हमको लग रहा है इस संसार को चला रहा है। मैं एक कवि हूं, निश्चित रूप से बहुत जल्द आपके सामने एक स्वार्थ पे कविता मेरी प्रस्तुत होगी, आपका बस सहयोग चाहिए। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, अशोक से, क्योंकि उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी, क्या गजब बात है बेटा, बहुत हजारी भैया। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल समांतक सभ्यता का परिकृष्ट रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पत्नी थी। उसके रक्त के संसार करोड़ों को खोकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसका भी हमें शीर्षक बताना है। लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है, क्योंकि लेखक का यह मानना है कि दुनिया केवल स्वार्थ साधती है, केवल उसे स्वार्थ की बातें ही याद रखती हैं। अशोक वृक्ष किसकी परिकृष्ट रुचि का प्रतीक है, तो यहाँ लिखा है बेटा कि अशोक का वृक्ष जितना मनोहर हो, यहाँ परिकृष्ट और रुचि मैं आपको दिखा के ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो ये सारे प्रश्न मैंने ना नीचे लिख चुका हूँ। यहाँ से आप पढ़िएगा बेटा, यहाँ से मैं बहुत आसान आपको बताकर बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। वह जिस विशाल समांत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का ही प्रतीक है। किसकी प्रतीक है बेटा, तो एक विशाल सामंत सभ्यता की। आंसर राइट आंसर आप समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है, तो बहुत अच्छी बात है, जो केवल अपना स्वार्थ साधते हैं। परिकृष्ट और मदनोत्सव शब्द का हमें अर्थ लिखना है। और निश्चित रूप से बेटा यहाँ आइए, यदि आप मेरे बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से सुने होंगे तो मैंने गद्यांश पढ़ते वक्त एक नाम लिया था राइटर का, जिनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि यह था अशोक के फूल से लिया हुआ। अशोक का बार बार जिक्र आ रहा था, तो निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा मानना है कि लेखक का मानना है कि दुनिया केवल उन्हीं बातों को याद रखती है जो उनके स्वार्थ से जुड़ा होता है। तीसरा है अशोक का विश्व उस विशाल समांत सभ्यता की परिकृष्टि, आपने आंसर दिया था। चौथा है लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस प्रकार बताया है कि दुनिया उन्हीं बातों को याद करती है जो उनको स्वार्थ को सिद्ध करता है। इस प्रश्न का भी आंसर आपने
बहुत ही बेहतर तरीके से दिया था। और हम पहुंच गए हैं बेटा चौथे नंबर के प्रश्न पर, और यह पद्यांश से रिलेटेड होता है और इसमें हमें आंसर देने होते हैं, और निश्चित रूप से यह भी 10 नंबर का है। तो 10 नंबर ये भी हम लोग प्राप्त करें। आइए, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिसे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्मान कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अंगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ध्येय, पर यह न परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। कह रहे यह मनुष्य का न परिचय है न उससे श्रेय प्राप्त होने वाला है। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किसके अज्ञात नहीं रह सका, तो मनुष्य से। संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भैया ये है। काहे प्रणाम करते हैं बेटा, तो यह मनुज जिसकी शिखा उद्मान कर रहे जिसको चराचर भूमि। क्यों, क्योंकि उससे कुछ भी ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ नहीं है। और हम चलेंगे आंसर के तरफ और आप चलेंगे 10 नंबर के तरफ। 10 नंबर है बेटा, लेके छोड़ेंगे भैया, ले लो 10 नंबर। अभिनव मनुष्य से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर जी रचयिता है। दिनकर जी के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मनुष्यों के बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे। वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो स्वयं को एकांकी न समझे बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति तो बहुत कर ली है, पर पारस्परिक प्रेम भाव कम होता जा रहा है। कभी चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए। वास्तव में ज्ञानी वही है जो मानवता मानव के बीच अंतर समाप्त कर दे। मनुष्य, तीसरा प्रश्न का आंसर बेटा, मनुष्य की ज्ञान और विज्ञान शक्ति इतनी उन्नत है कि आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व उससे अज्ञात नहीं रहा गया। आपने कहा था कि ब्रह्मांड, यहाँ संसार। अगला प्रश्न है, संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ मनुष्य को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उसने अपनी बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के बल पर सृष्टि के रहस्यों को जाना है और आगे बढ़ा है। उद्मान का अर्थ होता है तीव्र, प्रचंड, अत्यधिक शक्तिशाली। आलोक का आप जान ही रहे हो, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, प्रकाश, रोशनी, ज्ञान और तेज। निश्चित रूप से यदि अथवा के तरफ हम चले तो क्या गजब का देवरिया कोचिंग क्लासेस ने काव्य आपके सामने प्रस्तुत किया है, और क्या गजब की इसकी टाइपिंग हुई है। वाह, अद्भुत है। आइए, छाए मानव जन की, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव को भाप बनाकर नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए हैं। छायाएं तो अभी लिखी हैं, सूख गया। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच। सुनिए, ऐसे सुनिए बेटा, बहुत ही अच्छा। छायाएं मानव जन की, मानव को भाप बनाकर, छायाएं तो अभी लिखी हैं, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच, मानव का रचा हुआ सूरज, नहीं मिटी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। सोख गया पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया, मानव की साखी है। बहुत ही अच्छी रचना एक है बेटा, हिरोशिमा। आप हिरोशिमा को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कविता। और सेम प्रश्न इसमें भी है। आइए आंसर के तरफ सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ। हिरोशिमा का आप पढ़िएगा बेटा, और देखिए, पढ़िएगा क्या आपके चैप्टर में है हिरोशिमा। यह हिरोशिमा से ही है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी के द्वारा लिखा गया हिरोशिमा। बहुत ही अच्छी रचना है बेटा। मैंने 12 के किताब में तो अभी मैंने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, लेकिन मैंने हिरोशिमा कविता को जरूर पढ़ा है। बहुत ही बेहतर, बहुत लाजवाब अगेय जी की रचना है। और यह उस समय की घटना है जब अमेरिका के द्वारा, आप जान रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 जगह परमाणु बम क्या किए गए, गिराए गए। जब लेखक उधर घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि एक पहाड़ रखा हुआ है और उस पे सारी तरफ वो काला हो गया है, जल के राख हो गया है।
लेकिन उस पर एक मानव की आकृति का एक छाया जो है वह उभरा पड़ा हो, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इसके आगे कोई ना कोई खड़ा रहा होगा, और जब बम गिरा होगा तो एक ही बार सभी वाष्प बन के उड़े होंगे और उसके शरीर से वो जो रेडिएशन है, जो किरणें हैं, उस पहाड़ के उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे, जिससे उसकी छाया क्या हो गई, बन गई होगी। आप समझिएगा कितनी भयावह स्थिति हुई होगी उस समय। और उस भयावह स्थिति को अगेज जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और हम पहुंच गए हैं बेटा 5वें प्रश्न पे, और 5वां प्रश्न बेटा हम लोगों से जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के रूप में पूछता है। यह 3 नंबर में होता है, 3 नंबर में साहित्यिक परिचय और 2 नंबर में उनकी कृतियाँ। चूँकि जीवन परिचय थोड़ा पहले लिखना पड़ेगा, तब आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, तब लिखोगे आप कृतियाँ, और आपको मिलेंगी 5 नंबर। यहाँ हमारे पास हैं बेटा 80 शब्द में लिखना भी है। हजारी प्रसाद जी, वासुदेव शरण जी और APJ अब्दुल कलाम जी, आप इन दोनों को तो जरूर याद कर लें, हजारी प्रसाद और वासुदेव शरण अग्रवाल को, इनमें से एक आपको आने वाले हैं। आज मैंने आपके लिए चुना है APJ अब्दुल कलाम को। 2 कारण है, एक तो आपके किताब में है, जरूरी भी है याद करना, और दूसरे मिसाइल मैन की बात है भैया। अभी अभी हिरोशिमा नागासाकी पता नहीं कहाँ कहाँ की हम लोगों ने बात कर लिया, और APJ अब्दुल कलाम की न बात करें तो निश्चित रूप से यह हमारे साथ, भारत के साथ, इस धरती के साथ और स्वयं उस महामानव के साथ क्या होगा, नाइंसाफी होगी। क्योंकि ऐसे लोग बेटा निश्चित रूप से बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं हैं, सदियों में एक होते हैं। गांधी, APJ अब्दुल कलाम होना, अरे भैया ये आसान नहीं है। जवाहरलाल नेहरू होना, भले लोग गाली दें, लेकिन होना बहुत कठिन है। ये सारे विचार थे, पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ को चले गए। जहर खुद पी के सुधा जग को पिला देते हैं, रंग और रूप को मिट्टी से मिला देते हैं। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं जो मौत खुद मांग कर औरों को जिला देते हैं। इन्होंने ऐसा किया है कि आने वाला 1000 वर्ष भी भारत का इनको नतमस्तक होकर नमस्कार करता रहेगा। इन्होंने अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया, आपके लिए किया और आपके आने वाले पुस्तकों के लिए किया। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को बेटा धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। इनके पिता बेटा जुनैदुल्लाह था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। क्या दिया करते थे? नाव दिया करते थे बेटा। नाव चलाने वाले के लड़के हैं, नाव चलाने वाला का लड़का मिसाइल चला रहा है, और हम लोग हैं AC रूम में बैठ के गाना गा रहे हैं। गाना भी क्या गा रहे हैं? पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। अब बेटा कहता है कि पापा बेटा कुछ ना काम करेगा। आइए आगे चलते हैं। कलाम जी का आरंभिक जो शिक्षा है बेटा वह रामेश्वरम में ही पूरा हुआ। वो भी बेटा पंचायती प्राथमिक विद्यालय में हुआ। ध्यान देना, 5000 रुपया देकर प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़े, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मैं भी एक अध्यापक हूँ। कई हजार स्कूल बंद कर दिए गए और कई हजार शराब के ठेके चालू कर दिए गए। आप समझिए हम किस स्थिति, किस परिवेश में जी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। यदि इसमें भी हम पढ़ के अपने आप को बेहतर के तरफ नहीं ले जाएंगे बेटा, तो निश्चित है आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा। और मुझे पता है आपको अंधकार में जीना पसंद नहीं है, क्योंकि आप मेरे शिष्य हो, क्योंकि आप मेरे शिष्य हो। मुझे भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता, वह किसी भी प्रकार का हो, वह किसी भी प्रकार का हो। बच्चा आजा। उसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बेटा अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की उपाधि, अंतरिक्ष विज्ञान। स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हार्वर्ड क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निर्देशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे।
जिसके पश्चात उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। बताओ बेटा, राष्ट्रपति थे, फिर वे विद्यालयों में जाते थे, विश्वविद्यालयों में जाते थे और पढ़ाने का काम करते थे। उनका यह मानना था कि हमें अपने गुणों का प्रसार करना चाहिए, हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हमें फैलाना चाहिए था। और निश्चित रूप से ज्ञान, विज्ञान और विद्या बांटने से बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। आइए आगे चलते हैं। वर्ष 1997, ध्यान देना बेटा, इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से बेटा सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। 1981 में बेटा पद्म भूषण और 1990 में बेटा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही, बहुत जरूरी है बेटा, अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण सफल हुआ। अपने अंतिम क्षणों में भी वो शिलांग के प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए बेटा, ध्यान देना, पढ़ाते हुए बेहोश हुए और मर गए। पढ़ाते हुए इनका 2015 में क्या हो गया बेटा? निधन हो गया। इसे कहते हैं महामानव। खटिया पे सो के नहीं गए, पलंगरी तोड़ के नहीं गए, काम कर कर गए। अंतिम क्षणों तक एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को इस देश के लिए क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। आइए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके कार्यों का हम अपने सिरों पर रखकर उन्हें सिरोधार करते हैं। आइए और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहले आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं नहीं बताया मैंने, साहित्यिक परिचय सुनिए बेटा, तब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कलाम जी की रचनाओं के द्वारा विद्यार्थी और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचार की विभिन्न पुस्तकों में सम्मिलित किया। बेटा समझिएगा बात, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विग ऑफ फायर, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट्स, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब जैसी रचनाओं को लिखने वाले अब्दुल कलाम जी। और इनकी भाषा बेटा, चूंकि यह एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, तो इनकी भाषा में फारसी प्रतिरूप ज़्यादा देखने को मिलती थी। यदि बात किया जाए तो इस समय हम लोग हैं काव्य के जीवन परिचय की तरफ, जहां आपको मिल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और अगेय जी। आज हमने चयन किया रामधारी सिंह दिनकर को, और निश्चित रूप से दिनकर जी की बात अभी अभी कुछ ही देर पहले हम आपसे कर रहे थे। जीवन परिचय की यदि बात करें तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम बेटा श्री रवि और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल में मैट्रिक की। फिर 1932 में इन्होंने पटना कॉलेज से बीए किया। फिर इन्होंने बेटा अध्यापन कार्य शुरू किया। 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ ही समय के बाद यानी 1959 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो गया। फिर आगे बढ़े बेटा, 1959 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया सम्मानित। 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग द्वारा सलाहकार बनाया गया। 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए, अभी मैं बता रहा था बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। और निश्चित रूप से यदि इनकी साहित्यिक कृतियों की बात की जाए तो दिनकर जी ने बेटा बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं दी, जिनकी रचनाएं आज भी आप पढ़ रहे हैं। इन्होंने हिंदी पद्य और गद्य दोनों लिखा। इनके काव्य रचनाओं में रेणुका है, रसवंती है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, नील कुसुम है, चक्रवाल है, शामधेनु है, सीपी और शंख है, हारे का हरिनाम है, ये है। और संस्कृति के 4 अध्याय, आलोचनात्मक गद्य रचना भी शामिल है। अभी पूछा गया था अगले बहुविकल्पीय प्रश्न में कि संस्कृति के 4 अध्याय कौन लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर। वह किस प्रकार की रचना है,
तो आलोचनात्मक। वह किस विधा में लिखी गई है? तो आलोचना विधा में। हिंदी साहित्य में अभी मैंने बताया कि उनके स्थान की बात की जाए तो निश्चित रूप से सूरज के समान ही हैं। और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पर, जहां पंचलाइट कहानी का हमें सारांश बताना है। और हम लोग निश्चित रूप से इसको उद्देश्य को, कहानी के उद्देश्य को अगले वीडियो यानी 3rd वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि आपको थोड़ा सा बताऊं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ है और यह एक आंचलिक कहानी है, इसे याद रखिएगा, आंचलिक कहानी है। और यह आंचलिक कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अंचल में जीवन में संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादी सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। इस आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है। अब पंचलाइट कहानी की समीक्षा कर रहा है बेटा। कहानी क्या है? तो आरंभ में महतो टोली में पंचलाइट आता है। बेटा कोई जलाने को जानता नहीं है। फिर एक सजा याफ्ता होता है, चूंकि वह उस मोहल्ले की एक लड़की को कमेंट करता रहता है, छेड़ता रहता है, जिससे पंचों ने उसे दाना पानी, हुक्का पानी उसका क्या कर दिया होता है? बंद कर दिया होता है। पंचलाइट आता है, कोई जलाने को जानता नहीं है। दूसरे टोले के लोग यदि आके जलाएंगे तो बेइज्जती महसूस होगी, इसलिए लोगों के अनुरोध पे उसे फिर से पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है। वह एक शर्त रखता है, माना जाता है पंचलाइट को, वह जलाता है, पंचलाइट जलकर तैयार होती है। बीच में आपको पता ही है, कहीं केरोसिन नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। यही कहानी है। आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा बेटा। यह प्रश्न आप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। और हम आ गए हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न पे, जो हमारे खंड काव्य पे आधारित है। निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस का यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के हर जिलों में फैला हुआ है। और क्यों न फैले? जिसके पास पंख होगा वो फैलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ यह प्लेटफॉर्म आपको हर सब्जेक्ट के बेहतर अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दे रहा है, वह भी या तो बिना पैसे का और नहीं तो इतना कम पैसे का कि जितना में यदि आप जाए तो एक दिन की आपकी सब्जी भी नहीं मिलेगी, तो उतने में आपको कोर्स दिया जा रहा है। क्या गजब! निश्चित रूप से इस देवरिया कोचिंग क्लासेस के जो संस्थापक हैं वह साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारे हर जिले में अलग अलग क्या लगता है बेटा? खंड काव्य लगता है। आप अपने खंड काव्य के, मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको अपने खंड काव्य के बेटा क्या करना है? तो खंड काव्य के अपने किसी भी बेटा जो भी खंड काव्य लगता हो उसके पात्र का चरित्र चित्रण और साथ में उस चैप्टर का सारांश आपको तैयार कर लेना है। आपकी जय होगी और आप विजय होंगे। आइए चलते हैं खंड ख के तरफ और प्रश्न नंबर 8 के तरफ, जहां हमें संस्कृत से जुड़े हुए प्रश्न मिलते हैं और उनका हमें अनुवाद करना होता है। क्या करना होता है बेटा? अनुवाद करना होता है। तो आइए बात करते हैं अनुवाद की। तो आइए हम चलते हैं अनुवाद के तरफ। संस्कृत के यहाँ गद्यांश दिए हुए हैं, गद्यांश को हमें पढ़ना है और उसके अनुवाद को यानी अर्थ को हमें लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रेय मयाच मैत्रेय मैत्रेय उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानदस्मि तदस्ते अन्या कत्यायन्या विच्छेद कर्माणि इति मैग्र उदाच उदीय सर्वा पृथ्वी वीतेन प्रोणा स्यात् तत्की तनयहाममता श्यामात् याज्ञवल्क्य उच्चायनेति अथयोपकरणयेत् इन तथैव ते जीवन स्यात् अमृतत्वस्य तूणा शान्तिवीतेन इति सा मैत्री उवाच एनाह नामित्रा शयाय किमह तेन क्रियाम अदेव भगवान केवल मृत्यु साधन जानाति तदेव मैं ब्रीहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न शति त्व प्रिय भाषे यही उपविशत
व्याख्यास्यामित अमृत त्वसाधनम। क्या गजब बात है बेटा, यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ नामक पाठ से। और इसका अर्थ है बेटा यहीं से शुरू हुआ, याज्ञवल्क्यो मैत्री मयावाच मैत्रीय। याज्ञवल्क्य मैत्री से मयावाच माने बोलते कहते हैं कि मैत्री। अब आते हैं इधर, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे नहीं पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। कह रहा है पति पत्नी को प्रिय नहीं है, पत्नी प्रियति को प्रिय नहीं है, सभी अपनी अपनी कामना के लिए ही एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आगे देखिए क्या गजब बात हो गई भैया, आगे लिखे अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। कह रहा है लोग धन के पीछे काहे भाग रहे हैं, धन प्रिय है ना, अपनी कामना प्रिय है कि मेरे पास धन हो जाता तो मेरे पास हई हो जाता, हु हो जाता, मेरा ये हो जाता, मेरा वो हो जाता, मेरा। बहुत अच्छी बात। अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए है मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आत्म दर्शन से अवश्य ही यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। कह रहा है खुद को पहचान भैया, खुद को पहचान, वही सब कुछ है। नहीं तो यहां सब चारों तरफ सिर्फ स्वार्थ है और स्वार्थ है। अभी ऊपर के पंक्तियों में हम लोग पढ़ रहे थे, स्वार्थ की बात हो रही थी, और मैंने आपसे वादा किया था, किया भी है, कि स्वार्थ पे बहुत जल्द एक कविता लेकर आऊँगा। और निश्चित रूप से पता नहीं क्यों यह वीडियो मुझे बार बार प्रोत्साहित कर रहा है कि स्वार्थ के ऊपर कुछ लिखा जाए, जरूर लिखा जाएगा। अब चूँकि आप जानते हैं कि बेहतर कुछ करना पड़ेगा, तो बेहतर के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं ज़रूर आपके साथ इस विषय पर किसी न किसी दिन चर्चा करूँगा। यदि अभी मैं कहूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ बेटा कि पैसा जोड़ता भी है, पैसा तोड़ता भी है। जोड़ना माने पैसा रहे तो आपको बहुत सारे हित नात रिश्तेदार मिलेंगे, पैसा नहीं है सभी भाग उग जाएंगे, यहाँ तक कि बाल बच्चे भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो पैसा जोड़ता भी है, पैसा तोड़ता भी है। शायद पैसे का मुख होता है क्योंकि वह बोलता भी है, क्योंकि वह बोलता भी है। आपने पैसा दिया, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भैया। तो पैसा जोड़ता है, पैसा तोड़ता है, शायद पैसे का मुख होता है, इसलिए पैसा बोलता भी है। पैसे से प्यार है, पत्नी है, रिश्तेदार है, पैसा ही जीवन का मूल आधार है। हमने पैसे के मोल को बढ़ा दिया है। पैसे के मोल को किसने बढ़ाया? हम लोगों ने, उसे सर पे चढ़ाया है। तो जब हम अपने सृजन को देखते होंगे, यानी पैसे को, तो हमें जिसने बनाया है उसके तरफ नतमस्तक होकर सोचते होंगे कि धन्य हो हमें बनाने वाले, हमारे मोल को हम पे ही टिकाने वाले। हम अपने मोल को गिरा रहे हैं, पैसे के मोल को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये पुष्कर जो है नाम कमाता है और पैसे के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता है। निश्चित रूप से आपको बेहतर पढ़ाएंगे, आप मुझे याद रखेंगे, और आपका याद रखना पैसा उसकी तुलना करेगा हो। आइए अथवा भी पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत ताल भाषायु अस्य समान अधिकारस्य आसीत हिंदू हिंदू हिंदुस्तानानादप अयम निरंतर प्रयत्न करोत शिक्षैव देशे समाजे व नवीन प्रकाश उदेति यतः श्री मालवीय वाराणस्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापना करोत अस्य निर्माणस्य यम जनाम धनम अयाचत जनस्य महास्म ज्ञानज्ञे प्रवृत्त धनस्मत्ते प्रायच्छन तेन निर्मित्यो विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलताय श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्ति रीव विभाति। बहुत अच्छी बात बेटा, आप समझ गए होंगे। ये संस्कृत के महान
महान मालवीय जी से लिया गया है, महामानव मालवीय जी से, महामना मालवीय। क्या हुआ महामानव मालवीय से? अर्थ सुनिएगा, व्याख्या अनुवाद। इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो यह हिंदी संस्कृत ताल भाषायु अश्य समाना, हिंदी और संस्कृत जो है ना वह एक समान भाषा का अधिकार रखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, यह नाम जो है भारत में आप जान ही रहे हो, प्रयत्न है। और आप ये जान रहे हो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया, जिसमें भारत के बहुत सारे लोगों ने क्या किया बेटा, विद्वानों ने, श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया है कि साधारण स्थितियों वाले महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं ख पे, जो पद्यांश होता है और उस पद्यांश का हमें अनुवाद करना होता है। पद्यांश हमारे सामने है। परीक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। क्या गजब बात है भैया, आज के जमाना में पता नहीं क्या हो गया है। आज के सेठ को आईना लेकर घूम रहा है, समाज को दिखा रहा है, और निश्चित रूप से आज का सेठ हमें सामाजिक बना रहा है। परिच्छे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयताश्य मित्रम विषकुंभम पयोमुख। विष क्या गजब अर्थ सुनना बेटा। पहले ही जान जाओ ये सुभाषितानी से है, क्योंकि भैया शिक्षाप्रद बात है। कह रहा है पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आप जानते हैं। सम्मुख प्रिय बोलने वाले, यदि मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। घड़ा में भरा है विष, ऊपर खूब चमकौआ पोता गया है और आपको चांदी का प्लेट में उसको सजा के आपके सामने प्रस्तुत किया गया। क्या आप उस विष को ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। कह रहा है ऐसे मित्र को छोड़ भाई, जो आप काम करो तो पीछे से टांग खींचे, पीछे अलग अलग बातें करे, और तुम्हारे सामने आए तो कहे वाह भैया पुष्कर, आपके जैसे पढ़ाने वाला कोई है, मारे हल्का मचा दिए हैं प्रभु। आइए अथवा पे चलते हैं। विरल विरला, आइए विरल विरला। स्थूल स्थरा कलावी सूचता मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम धूनवः अपसरति च ध्यानतः चितात शामिव दुर्जन व्रजति च निशा क्षिप्र लक्ष्मी नूरे मीनावी भोजस्य योदार्यम नामक पाठ से यह लिया गया है। अर्थ है बड़े तारे गिने चुने यानी दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। समझ रहे होंगे बात। बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े तारे हैं, छोटे तो टिमटिमा ही रहे हैं। कह रहा जिस प्रकार कलयुग में सज्जन को ढूंढिए तो नहीं मिल रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई। अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृत हो, कह रहा कोई नहीं मिलेगा भैया, कलयुग है, कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देंगे। संपूर्ण आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। अंधेरा वैसा ही मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन हो, उद्यमहीनों की लक्ष्मी तीव्रता से भागती चली जा रही हो। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा यानी रात्रि जल्दी जल्दी समाप्त हो रही है। यानी यदि आपके पास धन है और आप आलस्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और धन तो रहेगा ही नहीं। आगच्छन्ति यदा लक्ष्मी नारिकेला फलाम्बुज निर्गच्छन्ति यदा लक्ष्मी गज भुक्त कपित्वते। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के तरफ। और 9 नंबर का प्रश्न है मुहावरा और लोकोक्ति हमारे सामने है बेटा। और इन मुहावरे और लोकोक्तियों का हमें अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है और किसी एक का ही करना है। 4 दिया है, मैंने चारों का कर दिया है कि आपके सामने बढ़िया रहेगा। पहला है दांत खट्टे करना। अर्थ होता है पराजित कर देना या बुरी तरह परास्त कर देना। वाक्य हमारे सैनिक ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिया। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के दांत
खट्टा कर दिया भैया। दांत में काला होना, दाल है बेटा, दाल में काला होना, दाल में काला होना। अर्थ किसी कार्य में गड़बड़ी या संदेहजनक स्थिति होना। वाक्य पुलिस को इस मामले में दाल में काला नजर आ रहा है, इसलिए दोबारा जांच की जा रही है। नाको चने चबाना बेटा, यानी कठिनाई या परेशानी से उठना। वाक्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, नाको चने चबाने पड़े। और है बेटा पौ 12 होना, जो आपका होने वाला है, आप लोगों का पौ 12 ही होने वाला है भैया, नंबर आने दो। अत्यधिक लाभ होना, खुशहाल स्थिति में आना, क्या है भैया? तो एग्जाम में देवरिया कोचिंग क्लास के छात्रों ने बाजी मारी और देवरिया कोचिंग क्लासेस का पौ 12 हो गया। क्या हो गया भैया? पौ 12 हो गया। और हम पहुंच चुके हैं बेटा अपने अगले प्रश्न पे, जहां है गद्यांश, और उस गद्यांश से जुड़े प्रश्नों को हमें आंसर देना है। निश्चित रूप से गद्यांश का नाम सुनते ही आप अपने पेन को अपने हाथ में उठाएंगे। संस्कृत से शुरू होगा। एकाहत कराई के दोषी को पहाड़ के रखने के समान बड़े पापों को देखते हुए देखता है कि लोग इसके विपरीत होते हैं, इसके दोषों पर जाते हैं, अत्यधिक बहुत अच्छा है। इसमें प्रश्न पूछा है और उन प्रश्नों का आंसर बेटा निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेज ही आपके सामने लेकर आएगा। और देवरिया कोचिंग क्लासेज आपके लिए सदैव तत्पर है, तैयार है। आप मेहनत करने को तैयार हैं तो हम भी आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। और आइए चलते हैं हम। अभी आपने देखा होगा स्क्रीन जा रहा था, पर कहा कि नहीं भैया बच्चे मेहनती हैं, मुझे फिर से आना ही पड़ेगा, और इसने प्रकाश लेकर आया। आइए बहुत ही बेहतर, आइए गद्यांश की तरफ चलते हैं और हम पढ़ते हैं आंसरों को। पहला प्रश्न था बेटा कि सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसा होता है। दूसरा था कौन से व्यक्ति देवता की कोटि में आते हैं। और तीसरा था आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं मिलेगा बेटा, एकदम इन तीनों का वहीं मिलेगा। संदर्भ लिखना नहीं था, आपको प्रश्न का आंसर लिखना था। तो सज्जन या महात्माओं का आचरण दुर्जन लोगों से ठीक विपरीत होता है। उनका ध्यान दूसरों के दोषों पर नहीं अपितु स्वयं के दोषों पर ही होता है। ए भैया, जब सज्जन और महात्माओं का भी आचरण दुर्जन लोगों के जैसा होने लगेगा तो वो काहे सज्जन कहलाएंगे। ये तो गारंटी है, लाइन बहुत आसान है आपके लिए याद करना। और दूसरा है जिन व्यक्तियों में कोई भी बुराई या दोष नहीं होती वही व्यक्ति देवता के समान है, यथार्थ बात है भैया। और तीसरा है आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग आत्मनिरीक्षण है। आप खुद को पहचानिए। किसको पहचानिए? खुद को पहचानिए। ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, यही हो साहब सो पहचान। तो अपने आप को जानिए, आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। और निश्चित रूप से हम बढ़ चले हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न के तरफ, जहां हमें शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखना है। और बहुत अच्छा है बेटा, परश और पुरुष में हमें चिन्हना है। पुरुष मने आप जानते हो क्या होता है, आदमी, और परश मतलब होता है कठोर। अरे भैया पुरुष है तो पुरु नामक राजा नहीं होगा, पुरुष है तो व्यक्ति, ठीक है, लेकिन व्यक्ति को क्या कहोगे, ये ठीक नहीं है। पुरुष माने पुरुषार्थ नहीं ठीक है। कठोर ठीक है, कठोरता ठीक है। और सत्यवचन गलत ही है, क्रोध गलत ही है। तो हमने इसीलिए इसको बी राइट किया। क्या राइट किया? बी राइट किया। आगे बढ़ा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। ठीक है भैया, 2 सही अर्थ लिखा जाए। एगो के काहे हम लोग लिखेंगे भाई, हम लोग थे कमजोर दानव समझ रहे हो क्या हम लोगों को, कि हम लोग एक लिखेंगे। जब लिखेंगे तो हम लोग बेहतर लिखेंगे और बेहतर कर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं। हम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे सामने शब्द है अनंत, अक्षत, अक्षर और यक्ष। यही है ना बेटा, अनंत। ठीक है, अनंत है तो अनंत है तो यानी जिसका अंत न हुआ हो, तो अंतहीन लिख दो। अंतहीन, अंतहीन होगा ही होगा भैया। अनंत है तो जिसका क्या बेटा, बोल तो जोड़ लगा के, जिसका अंत
न हो, वो क्या हो गया, अनंत हो गया। और इसी का एक पर्यायवाची है बेटा असीम, असीम, तो असीम भी हो गया। अब आ गया अक्षत, यानी जिसका क्षय न हुआ हो। अक्षत का मतलब होता है बेटा कि जिसका क्षय नहीं हुआ हो, और अक्षत का मतलब होता है अक्षत है, तो निश्चित रूप से अक्षत का मतलब होगा बेटा आपको कहें जिसका टुकड़ा ना हुआ हो, तो चावल का हुआ टुकड़ा मान लो बेटा, आपके घर इस्तेमाल होता होगा, चावल का हुआ टुकड़ा जो टूटा ना हो, जो खंडित ना हो, खंडित ना हो, खंडित, जो खंडित ना हो, उसे क्या कहेंगे, अक्षत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा, अक्षत कहेंगे। और साथ में समूचा, समूचा को भी वो कहते हैं। अब आ गया अक्षर, फिर आ गया जिसका क्षय ना हो, अक्षत माने जिसके टुकड़े ना हो, अक्षर आ गया। क्या आ गया, अक्षर। अक्षर का आप जान ही रहे हो, एक तो वर्ण होगा और एक होगा अविनाशी, एक होगा वर्ण और एक होगा अविनाशी, अविनाशी। और अब आ गया यक्ष। क्या बात है, यक्ष माने सत्यता भी होता है बेटा। और यदि यक्ष का आपसे पूछ रहा है तो आप बेहतर बताओगे। यक्ष माने होता है बेटा अच्छ, अच्छ माने छाया, पहला तो छाया और दूसरा लिख देते हैं चित्र। क्या लिख देते हैं, चित्र लिख दिया जाए, आप समझ रहे होंगे। और एक छाया लिख दिया जाता है और एक में हम लोग क्या लिख दें, चित्र लिख दें, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्रीन पे हमें क्या करना है बेटा, तो हमें इनमें से किसी एक का लिखना था, एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने थे। तो निश्चित रूप से आपसे बेहतर कौन है भैया, अरे बाप, अकथनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय, आप जान रहे हो। और ये आंसर होगा सी। और हम बढ़ गए, जो कहा न जा सके, अकथनीय, तो तुरंत आ जाएगा, आप तुरंत बताओगे। अरे भाई देवरिया कोचिंग क्लासेस के तुम लोग वीर हो। यहाँ वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है भैया, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। इस साइड रहता तो मैं यहाँ खड़ा होता, अब मुझे आना पड़ रहा है यहाँ, जहाँ से मैं स्क्रीन से गायब हो जा रहा हूँ। पर क्या हुआ, मेरी आवाज़ यदि आप तक पहुँच रही होगी तो आपको आंसर निश्चित रूप से बेहतर प्राप्त हो रहे होंगे। यहाँ भी बैठे हुए बच्चे निश्चित रूप से आनंद में हैं, मगन में हैं। तो आइए आप सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे इस आज के सेट को देखने वाले सभी बच्चों को भैया मेरा सलाम है, नमस्कार है, बंदगी है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, का हूँ तो सकुशल पूर्वक। इसमें थोड़ा देख तो बेटा क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या शुद्ध करना चाह रहे हो, हाँ का, तो जब सकुशल तो पूर्वक का लगा दिया। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ पेन, यदि बात करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं सकुशल हूँ, ये तो सही है, पूर्वक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पूर्वक लगेगा। मैं सकुशल हूँ, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और सही भी है, और सही भी पाँच, और सही भी है। दूसरा है 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो इसमें बेटा ध्यान दोगे तुम, तो इसमें लिखा है रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, तो 5 रेलवे, तो क्या ऐसे कर सकते थे क्या, 5 रेलवे हो गया, रेलवे और कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी पकड़े गए, ये सही है बेटा, पकड़े गए, ये सही है बेटा, ये सही है। 5 रेलवे कर्मचारी पकड़े गए। तीसरा है उसका प्राण निकलने वाला है, तो निकले दे भाई, उसको भी रोकेगा क्या, निकलने वाला है, उसका प्राण निकलने वाला है, तो उसका प्राण निकलने वाला है। तो इसमें वाला है, वाला कैसे होगा, निकलने वाला है, तो हमको लग रहा है ये होगा बेटा उसका प्राण निकलना, ये तो सही है, निकलने, ये इसमें कोई दुराई नहीं है, निकलने वाले हैं, हाँ
उसके प्राण निकलने वाले हैं, ये सही है। उसके प्राण निकलने वाले हैं। निकलने वाला क्या होता है भैया? निकलने वाले हैं। क्या होगा बेटा? निकलने वाले हैं। अब है आप प्रातः काल के समय आए। ला, प्रातः काल भी लिख दिए, समय भी लिख रहे हैं। जाए बहादुर, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं हो आप? जब प्रातः लिख दिए तो प्रातः काल लिख दिए। काल का मतलब खुद समय होता है, तो समय ठोकने की क्या है? आप प्रातः काल आइए, बुला लो भैया, बुलाओ इनको, आइएगा, ये भी सही है। यह प्रातः काल आइएगा। तो निश्चित रूप से चारों आपके सामने वर्ण कर तैयार है और आप बेहतर तरीके से इसे करके और हमारे साथ बढ़ जाएंगे 12वें नंबर के प्रश्न पे, जहां हम लोगों को वीर और करुण रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उदाहरण देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीर रस का जो अस्थाई भाव है वह बेटा उत्साह है। क्या है बेटा? उत्साह। और करुण रस का जो अस्थाई भाव है बेटा वह शोक है। क्या है बेटा? शोक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग जब उत्साह नामक अस्थाई भाव के साथ होता है तो वीर रस का क्या होता है? जन्म होता है। यदि इसके उदाहरण की बात किया जाए तो होगा, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में निज तात से प्रस्तुत सदा मानो मुझे। निश्चित रूप से यदि आपको यह नहीं याद है तो आपको याद होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़। यह भी नहीं याद है तो आप याद करें कि बदल गया इतिहास, युद्ध के लिए बुद्ध भगवान चले, पहरेदार हिमालय पर पहरे पर वीर जवान चले। ये भी नहीं याद है तो भूषण जी की कविता कोई भी आप याद कीजिए, क्योंकि भूषण जी वीर रस के कवि हैं। वह लिखते हैं कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सर्जा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण बनद नाद बिहद नगाड़न के। तो निश्चित रूप से आप उत्साह यानी वीर रस का बेहतर परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। यदि बात किया जाए शोक की बेटा, करुण रस की, तो जब कोई अपना सबसे प्रिय वस्तु का अनिष्ट हो जाता है तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह भाव शोक नामक अस्थाई भाव के रूप में जागृत होकर करुण रस को क्या करता है बेटा? जन्म देता है। अभी तो मुकुट बधा था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खिले भी न थे शून्य कपोल, हाय मिट गया यही संसार। या आप ये भी लिख सकते हो कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, रानी विधवा हुई है, विधि को भी दया नहीं आई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ जो 12वां है और यह है अलंकार से संबंधित, जहां उपमा और रूपक हमें बताना है। यदि बात की जाए उपमा की, तो उपमा में बेटा तुलना किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार है, और जहां एक रूपता बताई जाती है, एक रूपता बताई जाती है बेटा, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां एक रूपता बताई जाती है वहां रूपक अलंकार, जहां तुलना किया जाए वहां उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार का परिभाषा आपको याद ही है, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण ही कैसा है बेटा? तो कमल के जैसा है। आइए चलते हैं हम 12वां के ग के तरफ, जो कि चौपाई छंद और कुंडलियां छंद हमसे पूछ रहा है। आप जान रहे हैं कि यह जो चौपाई छंद है, चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है बेटा? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोक उजागर, रामदूता तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगे, कुमत निवार सुमति के संगे, कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुट। निश्चित रूप से आप सभी जान रहे होंगे कि यह चौपाई है। यदि बात की जाए कुंडलियां की, तो निश्चित रूप से कुंडलियां बेटा एक अर्ध विषम मात्रिक छंद है, और विषम मात्रिक छंद होने के साथ इसमें 24 मात्राएं आती हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ, जो 13 नंबर का प्रश्न है बेटा, और निश्चित रूप से यह पत्र है, और यह पत्र है प्रबंधक के लिए। मैं देखता हूं, क्योंकि इसको मैंने 3 वीडियो में बता चुका हूं, यदि अथवा में अनौपचारिक पत्र का कोई उदाहरण होगा तो आज हम अनौपचारिक पत्र ही पढ़ेंगे।
यह भी औपचारिक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, औपचारिक पत्र ही है। तो औपचारिक पत्र को एक बार आपके साथ हम देखते हैं। मैंने आपको कई बार बोला कि जो पत्र है वह दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो औपचारिक और बेटा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है बेटा, हम ऐसे व्यक्तियों को देते हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यह। और अनौपचारिक पत्र बेटा अपने हम रिश्तेदार, हृदय प्रिय व्यक्तियों को क्या करते हैं? समाहित करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, फूफा, चाचा चाची, दोस्त मित्र, हित नात, रिश्तेदार। ये देखिए बन के पेड़ तैयार। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के पास है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो यहां देना है बेटा, अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए? तो नगर के नालियों की समुचित सफाई के लिए, नगर पालिका को। तो हम विषय में क्या डालेंगे? अपने मोहल्ले के नालियों की समुचित सफाई के लिए। आइए आपको दिखाता हूं। यहाँ है परीक्षा भवन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दिनांक इतना। सेवा में कौन है? स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद। विषय क्या है बेटा? तो मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में यहाँ लिखा हुआ है। यही हमारा विषय होता है बेटा। ठीक है, यहाँ मान्यवर से शुरू हुआ, या आप महोदय लिख सकते हैं, महोदय लिखें या मान्यवर लिखें। और निश्चित रूप से अंत में आएंगे तो यहाँ धन्यवाद देते हुए अपना प्रार्थी का नाम और वो लिखेंगे। यहाँ भी देखिए दिनांक यहाँ डाल दिया गया है बेटा। यदि दिनांक यहीं नहीं डाला गया होता तो निश्चित रूप से हम इस साइड में किसको लिखते हैं? तो दिनांक लिखते हैं। आइए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप, और हम बढ़ चुके हैं सेट नंबर 4 के लास्ट प्रश्न के तरफ, जो कि निबंध है। और निश्चित रूप से निबंध को तो आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। मैं लगातार हर वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि निबंध में अच्छे नंबर हम कैसे प्राप्त करें। निबंध में सबसे पहले हमें बेटा विषय चुनना है। मान लीजिए यहाँ तो चुना गया है विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। मैं भी उसी को चुन लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यह विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व विषय हमने चुना। पुस्तकालय का महत्व विषय हमने क्या किया? चुन लिया बेटा। अब यहाँ हेडिंग डालनी है हमें। यहाँ क्या बनाना है बेटा? एक सर्कल बनाना है। यहाँ क्या लिखना है? संकेत वाक्य लिखने हैं। और यहाँ क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 नंबर डालने हैं। 1 में प्रस्तावना, और अंतिम में क्या डालोगे भैया? अंतिम में उपसंहार, और बीच में क्या रहेंगी? तो हेडिंग्स। जो भी संकेत वाक्य दिया हो यहां हम क्या कर दिए? नोट कर दिए। फिर तो विद्यालय में पुस्तकालय जरूरी है। तो पुस्तक का ज्ञान क्या होता है? तो पुस्तक पढ़े सब बढ़े। देखिए मैं लिखता हूं, पुस्तक पढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और इसको मैंने क्या किया बेटा? तो ऐसे एक सर्कल बनाया, जिससे इधर बनाई हुई, इधर का जगह क्या हो गया? फिलअप हो गया। अब यहां मैं लिखूंगा प्रस्तावना। क्या लिखूंगा बेटा? प्रस्तावना। फिर हेडिंग डालेंगे, अंतिम में क्या लिखेंगे? उपसंहार। आइए आपको दिखाते हैं इसका एक झलक। यह है बेटा। और यहां जब आप देखिएगा तो यह भूमिका लिखा है। भूमिका का मतलब ही होता है प्रस्तावना। और यहां से प्रस्तावना इन्होंने शुरू किया। और आगे चले तो पहला हेडिंग पुस्तकालय की विशेषता, माने क्या विशेषता होनी चाहिए पुस्तकालयों में, पुस्तकालय की विविध, भारत में पुस्तकालयों की स्थिति क्या है। और अंत में बेटा आप देख सकते हो यहाँ उपसंहार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उपसंहार लिखा गया है। तो निश्चित रूप से आप निबंध बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। यदि निबंध के कोई विषय हैं, एक प्रश्न हमारे जहन में आया कि मान लीजिए कोई निबंध का विषय है, तो सर हम हेडिंग कैसे चुने? आखिर बातों को हम कैसे पकड़ पाए कि इसमें क्या हेडिंग हम बना सकते हैं? तो बेटा इसके लिए हमें ककार का प्रयोग करना होगा। हिंदी में होता है ककार। ककार बेटा यदि केवल ककार कहोगे तो ककार पंजाबियों का भी होता है। पंजाबियों में ककारों की संख्या 5 है और हिंदी में ककारों की संख्या 6 है। यदि पंजाबियों के ककार की बात की जाए तो क नाम से शुरू होने वाला, जैसे कड़ा, कच्छा, कंघा,
केस, क्या क्या बोल दिया बे? कड़ा, कच्छा, केस, कृपाण, एक छूट रहा था कृपाण। ये 5 चीजें उनको रखना आवश्यक होता है और रखते भी हैं। यदि हिंदी की ककार की बात की जाए तो हिंदी का ककार 2 प्रकार का होता है और इसकी संख्या 6 होती है, लेकिन होता है 2 प्रकार का। पहला होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब यह प्रश्न सूचक आप लिखिए तो आप बेहतर जान पाएंगे। मैं इसको मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं, फिर से लिखता हूं। प्रश्न सूचक लिखिए, यह प्रश्न पूछता है और बताता है कि क्या है। और दूसरा है बेटा व्याख्यात्मक, यानी इससे इन 2 से पूछोगे तो आपको क्या मिलेंगे? उस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी, और इन 4 का प्रयोग करोगे तो उसकी आप क्या कर दोगे? व्याख्या कर दोगे। ककारों की संख्या कितनी है बेटा? ककारों की संख्या अभी मैंने बताया 6। कौन कौन से ककार होते हैं बेटा? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और किस लिए। यह हो गए ककार, यानी 6 क नाम से शुरू हैं। इन्हें 6W, इंग्लिश में 6W के नाम से जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि इनका आप प्रयोग करते हैं उस टॉपिक पे तो आप बहुत ही बेहतर निबंध लिख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जुड़कर आप मेरा और साथ में इस देवरिया कोचिंग संस्था के साथ साथ अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बेटा, मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, हमें कसम खाना है और अपने आने वाले आगामी परीक्षा को रेत बनाना है। बेटा, आपको पहाड़ दिख रहा होगा, पहाड़ आपको लग रहा होगा, लेकिन उसे हम लोग रेत बनाएंगे। हम मुश्किलों से लड़कर मुकद्दर बनाएंगे। गिरती है जहां बिजलियां वहां घर बनाएंगे। पत्थर हमारी राह के बदलेंगे रेत में, हम पांव से उसको इतना ठोकर लगाएंगे। आइए मिलते हैं 5वें सेट के साथ, तब तक नमस्कार। हाँ, हेलो।